हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वी मैक्स प्रो यूथ। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्या है? लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फैक्टर्स देखिए, जियोग्राफिकल फैक्टर, काफी वास्ट एरिया है, काफी डाइवर्सिटी है हमारे देश में, अलग अलग राज्य है, उसमें अलग अलग रिलीजन देखे जाते हैं, अलग अलग कास्ट है, अमीर है, गरीब है। सेकंड इज हिस्टोरिकल फैक्टर। हिस्टोरिकल फैक्टर में क्या आएगा? इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। वो एक्ट काफी बल्कि था और ज्यादा तो पार्ट हमने वहां से ही बोरो किया है। थर्ड इज सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट के लिए और सेंट्रल के लिए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए काफी लेंथीएस्ट हो गई है। डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज है। और देखो, 470 आर्टिकल, 470 आर्टिकल्स है, 25 पार्ट है और 12 शेड्यूल्स है। सो आप देख सकते हो इतना बड़े, इतने आर्टिकल आप कहाँ भी, कौन से भी कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन देख लो, वहां पे आपको इतने सारे आर्टिकल, 12 शेड्यूल, 25 पार्ट बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे। सो दैट इज वाई द लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। सेकंड इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। अभी मैंने बताया था पीछे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से काफी लॉज बोरो किए हैं, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इसे कहते हैं रैंसमिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट इज मीन ऑफ रैंसमिंग? रैंसमिंग का मीन क्या होता है? देखो, काफी सारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय काफी सारे देशों की कॉन्स्टिट्यूशन को देखा गया, उनमें से जो भी अच्छी अच्छे अच्छे चीजें जो हमारे देश के लिए सूटेबल हो, अच्छे अच्छे लॉज जो हमारे देश के लिए सूटेबल हो, वो हमने बोरो किए वहां से। सो इसकी वजह से कहते हैं रैंसमिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। सो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स बोरो किए, बिल ऑफ राइट्स आपने सुना होगा। सो इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी बोरो की है। उसके बाद फेडरल स्कीम्स हो गए, गवर्नर हो गया, इमरजेंसी पावर हो गया, पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से डायरेक्टली बोरो की है। सो दैट इज द ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। थर्ड इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। वर्ड का मीनिंग समझना, व्हाट इज रिजिडिटी एंड व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया गया है कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? दैट रिक्वायर अ स्पेशल प्रोसीजर फॉर इट्स अमेंडमेंट। काफी जो नॉर्मल सिंपल जो रूल्स होते हैं उसके लिए भी अगर स्पेशल प्रोसीजर्स की जरूरत पड़ती है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का देखेंगे तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। ऑल लॉज आर अमेंडेड इन सेम मैनर एज ऑर्डिनरी लॉ। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाते हैं लॉ। और हमारे यहाँ देखेंगे ब्लेंड ऑफ द बोथ। ठीक है, ब्लेंड है दोनों का। जो भी लॉ, मतलब सीरियस लॉ, फंडामेंटल लॉ हम बात कर सकते हैं, जो हम स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है दोनों राज्यसभा लोकसभा में पास होकर प्रेसिडेंट की, जब उसे कंसेंट मिलती है तभी वो लॉ हम अमेंड करते हैं। सो दैट इज अ स्पेशल मेजोरिटी होती है। और काफी सारे ऐसे लॉज है जो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाते हैं। सो हमने दोनों को ब्लेंड करके बोरो किया है। सो that is a blend of rigidity and flexibility. Fourth is a federal system with unitary bias. देखो, बोलते तो फेडरल सिस्टम बोलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, बट वो यूनाइटरी बायस है। क्यों बायस है? उसके काफी सारे रीजन है। देखो, यूनाइटरी फीचर देखना, स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। स्ट्रॉन्ग सेंटर का मतलब क्या होता है कि देखो, अभी 3 लिस्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं वो काफी हाई रेटेड होते हैं। डिफेंस होता है, कम्युनिकेशन होता है, जो सेंट्रल उस पर सिर्फ लॉ बना सकती है, वो स्टेट को उस पर लॉ बनाने की परमिशन नहीं होती है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है, पूरे इंडिया के लिए एक ही सिटीजनशिप, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे सिंगल सिटीजन का आप एग्जाम्पल देख सकते हो, अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट के लिए भी अलग एक होता है सिटीजनशिप, और
एक कंट्री का सिटीजन होता है तो वहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप है, जो कि इंडिया में नहीं है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। नेक्स्ट इज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर। देखो अब यहाँ पे यूनाइटरी पावर दिखता है। देखो स्टेट में जो गवर्नर वर्क करता है एज ए नॉमिनल, वो सेंटर की तरफ से भेजा गया होता है, प्रेसिडेंट ने उसको अपॉइंट किया होता है। सो यहाँ पे दिखता है कि यूनाइटरी बायस, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विस है, जहाँ आईपीएस आईएएस जो अपॉइंट किए जाते हैं, जो रैंक में आते हैं यूपीएससी क्लियर करके, वो स्टेट में ड्यूटी करते हैं। सो दैट इज ऑल इंडिया सर्विस। यहाँ पे भी हमें यूनाइटरी बायस दिखाई देता है। सो इमरजेंसी प्रोविजन है, जहाँ पे स्टेट डिसॉल्व हो जाता है, और इमरजेंसी के सिचुएशन में स्टेट डिसॉल्व हो जाता है, और प्रेसिडेंट का रूल हो जाता है, जो सेंट्रल होता है, सेंट्रल उसके हाथ में आ जाता है पूरी फंक्शन स्टेट के। सो दैट इज अ फेडरल सिस्टम विद यूनाइटरी बायस होता है। फेडरल फीचर क्या क्या है देखो अभी, टू गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर, टू गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल और स्टेट। डिवीजन ऑफ द पावर क्या हो गया, डिवीजन ऑफ पावर मीन्स वो यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। डिवीजन किया गया है पावर का। ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, ठीक है, लॉ के ऊपर कोई नहीं जा सकता। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, बाइकैमरलिज्म है, ठीक है, दैट इज अ फेडरल फीचर। ओके, नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अभी प्रेसिडेंट होता है नॉमिनल हेड, और रियल हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, जो कि गवर्नमेंट मतलब इलेक्टेड होता है, ठीक है। सो मेजोरिटी पार्टी इज अ रूलिंग पार्टी। मेजोरिटी पार्टी मतलब जो भी गवर्नमेंट इलेक्ट होके आई है उसे कहते हैं रूलिंग पार्टी, जो कि मेजोरिटी में होती है, इसलिए उसके मेजोरिटी पार्टी बोलते हैं और रूलिंग पार्टी भी बोलते हैं, ठीक है। सो प्रेजेंस ऑफ पार्लियामेंट्री अपोजिशन होता है। अभी जो भी मेजोरिटी में पार्टी आई है वो किसी को तो हरा के आई होंगी, दैट इज अपोजिशन पार्टी, जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। एक स्पिरिट दिखाता है, क्योंकि अगर मेजोरिटी पार्टी जो भी है, अभी मोदी सरकार है, तो अगर जो भी लॉ जो पीपल के खिलाफ हो, जो भी लॉ में गलतियां हो, वो अपोजिशन दिखा देता है। सो इससे बैलेंस बना रहता है। नेक्स्ट इज अ प्रिवेंट ऑथोरिटिज्म। इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो ऑब्वियसली प्रिवेंट ऑथोरिटिज्म। बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल इथनिक बैकग्राउंड। काफी लोग रिप्रेजेंट करते हैं, काफी लोगों को रिजर्वेशन है, ठीक है, इसकी वजह से वो डिफरेंट कास्ट के लोग, डिफरेंट रिलीजन के लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, सॉरी पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। सो द अवेलिटी ऑफ अल्टरनेट गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट गिर भी जाती है तो अल्टरनेट गवर्नमेंट ऑलरेडी रेडी है, दैट इज अपोजिशन पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मीनिंग क्या होता है देखो, एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी मींस अ जस्टिस सिस्टम दैट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय आइदर द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, इट इज फ्री टू मेक डिसीजन बेस्ड अपॉन लॉ। देखो तीन होते हैं, जो तीन ब्रांच होते हैं, एग्जीक्यूटिव ब्रांच, लेजिस्लेटिव ब्रांच और जुडिशरी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ, जुडिशरी का सॉरी लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है, लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम होता है उसको इम्प्लीमेंट करना, अपनी सोसाइटी में उसको इम्प्लीमेंट करना, ये एग्जीक्यूटिव का काम होता है। थर्ड होता है जो जुडिशरी, जो न्याय जस्टिस प्रोवाइड करता है, जस्टिस देता है लोगों को। सो इन इन तीनों ही इंडिपेंडेंटली काम करते, कोई भी अपने काम में इंटरफेयर, दूसरों के काम में इंटरफेयर ना करे, दैट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड जुडिशरी। क्या होता है देखो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, वहां के डिसीजन लोअर कोर्ट पे बाइंडिंग हो गए, दैट इज एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी। अभी लोअर कोर्ट से हम लोअर कोर्ट में हमें अगर जस्टिस ना मिले तो
हाई कोर्ट के पास जाते हैं, हाई कोर्ट पे ना मिले तो सुप्रीम कोर्ट पे जाते हैं। सो दैट इज एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी यहाँ पे दिखाई देती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट फीचर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? फंडामेंटल राइट्स। जो भी फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स enshrined in the Constitution of India, which are guaranteed to all citizens. They are applied without discrimination। देखो, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी रेस हो, जेंडर हो, फंडामेंटल राइट सबके लिए समान है, इक्वल है। ठीक है। नेक्स्ट इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है? तीन कैटेगरी में बांटा गया है, इकोनॉमिक एंड सोशल प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। सो फर्स्ट में क्या आएगा? इकोनॉमिक एंड सोशल। आप सोशल से आपको पता चला होगा कि सोशल में क्या क्या आ सकता है। वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ द स्टेट, द राइट्स टू एडेक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल सिटीजन्स होगा। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, मतलब सबको इक्वल बांटा जाए मटेरियल रिसोर्सेस। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन of wealth and means of production, equal for pay for equal work for man and woman. So that is the concept। सेकंड इज अ गांधीयन प्रिंसिपल। गांधीयन प्रिंसिपल को देखेंगे तो आपको पंचायत के बारे में, विलेज पंचायत, गांधी जी विलेज पंचायत में मानते थे कि विलेज पंचायत को पावर दी जाए, वो सेल्फ रिप्रेजेंटेशन की तरफ काम करे, सेल्फ गवर्नमेंट बनाए पंचायत लेवल पे। ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्री की बात करते हैं कि कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए, और टू प्रमोट द एजुकेशन and economic interest of SC and ST and other weaker section of the society and to protect them from social injustice। उन पे कोई भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उसकी बात की गई है। और काफी सारे देखो, गांधीयन प्रिंसिपल में ये भी आता है कि उन्होंने क्या बोला था? टू प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिक ड्रिंक और ड्रग्स विच आर इंजूरियस ऑफ द हेल्थ। ठीक है। आर्टिकल 47 में बताया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बताया गया है टू प्रोहिबिट द स्लॉटर्स ऑफ द काउ, calves and other meals and brought cattle and improve their breeds। तो काफी सारे चीज गांधीयन प्रिंसिपल में बताए गए हैं। और थर्ड इज लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। उसमें क्या क्या बताया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया गया है। उसमें काफी सारे ऐसे टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिसन और हिस्टोरिकल इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर्ड टू बी नेशनल इंपॉर्टेंस, to separate the judiciary from executive in public service of the state, to promote international peace के बारे में बात करें, maintain just and honorable relationship between the nation। तो काफी सारी चीज बताई गई है। यही चीज इम्प्लीमेंट होती है, यही चीज आगे जाके मतलब जो भी लॉ गवर्नमेंट बनाएगी तो इस सारे चीजों को ध्यान में रख के बनाएंगी। इसका सिंपल मीनिंग होता है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल सैफरेज, और इसको यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, जनरल सैफरेज, कॉमन सैफरेज और कॉमन सैफरेज ऑफ द कॉमन मैन भी बोला जाता है। इसको क्या क्या है? इसमें गिव्स द राइट टू वोट टू ऑल सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ देयर वेल्थ, इनकम, जेंडर, सोशल स्टेटस, रेस, इथनिसिटी, पॉलिटिकल स्टांस, एनी अदर रिस्ट्रिक्शन। सो इसमें क्या है? जिसका भी एज 18 हो चुका है वो अपने आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल फॉर द वोट। ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। डायरेक्टिव प्रिंसिपल को मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। एक वो काफी एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो गया है, उस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। फेडरल सिस्टम हो गया है, उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि आप और कुछ उसमें जान पाओ। सो इस लेक्चर में बस मेरे को फीचर्स बताने थे जो मैंने बताए। सो इस